हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम करेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 15 हिंद महासागर का मोती मॉरिशस यात्रा वृतांत अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, 4 दोस्त हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। इस बार तुम सब छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हो? मैं और मेरा परिवार तो मॉरिशस देखने जा रहा है। वाह, सुना है मॉरिशस बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो इस बार घर पर रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताने वाली हूँ। यानी कि ये चारों बच्चे घूमने की बात कर रहे हैं छुट्टियों में, और जिसमें से उनके एक दोस्त है जो मॉरिशस घूमने जा रहे हैं। यात्रा वृतांत का मूल तत्व यात्रा अनुभव द्वारा जानकारी एकत्रित करना, यानी कि यात्रा से जो हमें अनुभव मिलता है उससे हम जानकारी एकत्रित करें यात्रा के अनुभव से। मुंबई से ठीक 6 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिवसागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। पृथ्वी के निकट आते ही वनस्पतियां दिखने लगी और जल के बीच उभरने लगा मॉरिशस द्वीप, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। यानी कि मुंबई से 6 घंटे की दूरी पर है जो कि मॉरिशस महाद्वीप है, और मॉरिशस को जो है हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक नया परिदृश्य था। ऊपर उभरा हुआ सा एक विस्तृत भूखंड, खूबसूरत सड़कें, नारियल के छोटे छोटे पंक्तिबद्ध वृक्ष। हवाई अड्डे से पोर्ट लुइस बहुत दूर, शायद दूसरे छोर पर है। रास्ते का दृश्य अपने सौंदर्य के खुलेपन और हरेपन से चकित कर रहा था। क्षितिज तक फैली हरियाली, गन्ने के खेत, ऊंची ऊंची ऊसर भूमि, कहीं कहीं टीले, कहीं छोटी पहाड़ियां, छोटे छोटे वृक्ष, केले के बगीचे। यानी कि वो बच्ची बता रही है कि उसने वहां पे जाके ही क्या क्या देखा। वहां उसने जो है नारियल के छोटे छोटे पेड़ देखे हैं, वहां गन्ने के खेत हैं, हरियाली फैली हुई है और केले के बगीचे भी हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी भाग रही है, जैसी सड़कें वैसे ही कीमती कारें, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें, और उन पर चलने वाली आदमी नाम का प्राणी कोई नहीं है। यानी कि वहां पे तेज रफ्तार से गाड़ियां भाग रही हैं, वहां जैसी सड़कें हैं उतनी ही कीमती गाड़ियां हैं, और उस पे जो है आदमी नाम का प्राणी चलने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि वहां सिर्फ गाड़ियां चल रही हैं, आदमी जो है पैदल नहीं चल रहे। इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। इसमें 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। शेष 4 लाख में क्रियोल, फ्रेंच, चीन और अन्य हैं। यहाँ मुख्यतः हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी ही है। मॉरिशस में अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपीय, पुर्तगाली आदि संस्कृतियों का अद्भुत सामंजस्य देखा जा सकता है। तो बच्चों, मॉरिशस जो है वहाँ पे जो है आबादी बहुत ही कम है। सिर्फ 12 लाख लोग ही वहाँ जो है रहते हैं, जिसमें कि हिंदू और इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी भी है, और अफ्रीकी, चीनी, भारतीय, यूरोपी, पुर्तगाली इन सारी संस्कृतियों का जो है सामंजस्य है, मेल है। हमें हवाई अड्डे से लगभग 45 किलोमीटर दूर कवात्रे बोनर्स के एक होटल ब्लू ऑर्किड में ठहराया गया। घनी हरियाली के बीच ये एक सुंदर सा छोटा शहर है, सादा, शांत, स्वच्छ। मॉरिशस के शहरों, कस्बों और गांवों में गन्ने के खेत इस तरह फैले हुए हैं कि पता ही नहीं चलता खेतों में शहर हैं या कि शहरों में खेत। कवात्रे बोनर्स भी एक ऐसा ही शहर है। तो वो बता रही हैं कि वहाँ इतनी घनी हरियाली है और बहुत ही छोटा सा शहर है। होटल से तैयार होकर हम लोग शहर का नजारा देखने के लिए निकले। ऐसा लग रहा था जैसे अपने देश के ही
किसी कस्बे में टहल रहे हों। हम सड़कों, मकानों, लोगों और वनस्पतियों को देखते हुए चल रहे हैं। रास्ते में आम का एक वृक्ष था जिसमें पकने के करीब सिंदूरी आम लटक रहे थे। चितवन, गुलर, पाकड़ के भी एक दो पेड़ दिखे। 2-3 पीपल के पुराने वृक्ष भी बाद में नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के वृक्ष भी दिखे। तो मॉरिशस से होटल से निकलने के बाद उसने क्या क्या देखा? उन्होंने देखा वहाँ जो है वनस्पतियां उनको देखने को मिली, जिसमें से थे आम के पेड़ उनको देखने के लिए मिले जहाँ पे आम जो है पकने को तैयार थे। और साथ ही में उन्हें चितवन, गूलर, पाकड़ के भी एक दो पेड़ दिखे और पीपल के पेड़ भी दिखे। और बाद में उन्हें नीम, इमली, चीड़, गुलमोहर आदि के भी पेड़ दिखे। मुझे बताया गया कि यहाँ जंगलों में चंदन के भी वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी का उपयोग हवन में किया जाता है। हम एक चर्च में गए, इसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी और पीछे एक विशाल कब्रगाह थी। यानी कि उसे जो है वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे जो है जंगलों में चंदन के भी वृक्ष होते हैं जिसको कि हवन में इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी जहाँ पे एक विशाल कब्रगाह था। मेरे चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में ही निकल गया था। उसे लगाने के लिए सिर्फ एक कील की जरूरत थी, लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मौका के भारतीय हिंद अध्यापक सुरेश ऋतुपर्ण ने मुझे सलाह दी कि मैं वहां किसी दुकान पर चश्मा ठीक करने को ना दूं, बहुत महंगा पड़ेगा। अंत में सदानंद शाही ने भारत की अप्रतिम टेक्नोलॉजी अर्थात जुगाड़ से उसे काम चलाऊ कर दिया। यानी कि उसका जो चश्मा था उसका शीशा टूट गया था। तो उनके जो अध्यापक सुरेश ऋतुपर्ण जी थे उन्होंने बोला कि वो वहां पे कहीं जाके किसी दुकान से जाके अपना चश्मा ठीक ना कराए बल्कि जुगाड़ करे। मॉरिशस में लगभग सारा सामान बाहर से ही आता है। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है क्योंकि यहाँ से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई का 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से आता है। यानी कि मॉरिशस में जो भी सामान आता है खाना पीने का वो बाहर से आता है, जैसे कि हमारे भारत से, अफ्रीका से और यूरोप से। यहाँ की 90% जमीन पर गन्ना बोया जाता है। पूरे द्वीप में जहाँ तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य है ही इतना आकर्षक कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थीं, अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। इधर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हुए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। तो मॉरिशस में उसने क्या देखा कि 90% जो है यहाँ पे सिर्फ गन्ने की ही खेती की जाती है और साथ ही यहाँ पे जो है वस्त्र और सिलाई उद्योग भी विकसित हुए हैं। और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे उद्योगपति जो है मॉरिशस में पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रति एक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निशुल्क प्रबंध है। यानी कि वहाँ पे हर एक के लिए जो है दवाई और इंटरमीडिएट तक के लिए शिक्षा जो है फ्री है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब हैं अफ्रीकी मूल के क्रियोल। वहाँ पे जो है उच्च शिक्षा भी जो है सस्ती है और वहाँ पे जो सबसे गरीब हैं वो हैं अफ्रीकी क्रियोल। इनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोग गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न हैं। खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथ में है।
मैं मॉरिशस के कुछ गांवों में भी गई। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत बेहतर हैं। गांव के छोटे छोटे घर साफ सुथरे और सुसज्जित हैं। उनमें टेलीफोन और कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। उसके बाद जो है बच्चों, वो क्या है, वो मॉरिशस के गांव में भी गई जो कि बहुत ही साफ सुथरे हैं, जिनमें की टेलीफोन और कंप्यूटर की भी अच्छी व्यवस्था है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से रही है। गिरमिटियों ने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी। यहाँ पे जो है बैठकों की परंपरा है और इसकी शुरुआत जो है गिरमिटियों ने की थी अपने सुख दुख को बांटने के लिए। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी या व्यापार करते हैं। जिनके पास जमीन अधिक है वे वेतन भोगी मजदूर भी रखते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजा दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। खेती पर सीलिंग नहीं है। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 7 वर्ष तक काटी जाती है। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक चलती है। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है। यानी कि यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो खेती किसानी या व्यापार करते हैं और साथ भी यहाँ पे मजदूरों को भी रखा जाता है वेतन पर और उन्हें बिना मुआवजा दिए वो निकाल नहीं सकते। और साथ ही यहाँ पे जो है गन्ने की खेती अधिक से अधिक होती है और एक बार अगर गन्ने की खेती बो दी जाती है तो अगले 7 वर्ष तक उसे काटा जाता है और यहाँ तक भी हो सकता है कि उसे 12-14 वर्ष तक भी काटा जा सके। मॉरिशस के भारतवासियों में अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहली बार इस द्वीप में आया था। नामों के साथ राम, गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि इसी प्रकार की संख्याएं हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय रहती हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। यहाँ पे जो भारतवासी रहते हैं उनके लिए एक प्रथा है कि उनके नाम के आगे उनके उस पूर्वज का नाम लगेगा जो मॉरिशस में पहली बार आया था। जैसे कि संतोगी, प्रयाग, जोखू, गंगू, यानी कि उनके नाम के आगे जो है उनके पूर्वज का नाम लग जाता है। और यहाँ पे जो है आर्य समाज और सनातन धर्म की जो संस्थाएं जो हैं सक्रिय हैं और साथ ही यहाँ पे अधिकांश जो स्थानों के नाम हैं वो भारतीय हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो हैं पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे एक और प्रथा है जिसमें कि पिता की संपत्ति में लड़की का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि एक लड़के का होता है। और अभी तो वहाँ पे सारे परिवार जो है साथ ही रहते हैं, लेकिन साथ अब इन दिनों जो है वहाँ पे बिखराव तेजी से शुरू हो चुका है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है। 5 शहर हैं, पोर्ट लुई, बोवासा, कोवात्रे, बोर्नस, वाकवा और क्यूरपिप और 90 गांव हैं। तो मॉरिशस का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2040 वर्ग किलोमीटर है और साथ ही वहाँ 5 शहर हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: पोर्ट लुई, बोवासा, कोवात्रे, बोर्नस, वाकवा और क्यूरपिप। और वहाँ जो है 90 गांव हैं। शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। उनका सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहाँ जो है चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर हैं। उनका जो सफेद बालू और नीला पानी है वो सभी को बहुत ही आकर्षित करता है, बहुत सुंदर लगता है। समुद्र तटों पर झोवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन हैं। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते। तो वहाँ पे जो आसपास जो सुंदर से वन है उन पे जो है कोई भी हिंसक यानी कि खतरनाक पशु नहीं पाए जाते। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते।
ब्लू ऑर्किड होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं, न सड़क पर न दुकानों पर, लगता ही नहीं कि शहर हो। सादे संतुलित सौम्य मकान, एक या दो मंजिले, केवल कॉम्प्लेक्स वाले भवन कुछ ऊंचे हैं। यानी कि जो मॉरिशस है वो काफी साफ सुथरा है, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, साफ सड़कें हैं और ज्यादा दुकानें भी नहीं है। सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स है वहीं की बिल्डिंगें ऊंची हैं, बाकी वहाँ ज्यादा ऊंची इमारतें भी नहीं हैं। एक दो मकान ही 5-6 मंजिल वाले, एक दो पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं। सभी मकान एक बराबर या उनसे छोटे, वहाँ के सारे मकान जो एक बराबर हैं या तो उनसे छोटे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां, पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां हैं, चलने के लिए फुटपाथ हैं और वहाँ पे जो है इतनी शांति है कि किसी को हॉर्न बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सड़क पर इतनी गाड़ियां मगर इतना कम शोर। घरों के आसपास वनस्पतियां और चहारदीवारियों की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियां। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां और तलहटी में हरे भरे खेत, पहाड़ियों पर तैरती रुई के फाहे जैसे बादल। मॉरिशस में मौसम दो ही प्रकार का होता है, नवंबर से अप्रैल तक गर्मी और मई से अक्टूबर तक सर्दी। इस छोटे से भूखंड में एक ही समस्या में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। यानी कि वहाँ पे दो ही प्रकार के मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी, जिसमें नवंबर से अप्रैल तक जो है गर्मी रहती है और मई से अक्टूबर तक सर्दी। और साथ ही एक ही समय पे वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम भी देखे जा सकते हैं। चलिए, हमने देखा कि हमें यात्रा से क्या कुछ पता चलता है, जैसे कि मॉरिशस के बारे में, वहाँ पे गन्नों की खेती होती है, वो बहुत ही शांत इलाका है, बड़ी सड़कें हैं और साथ ही वहाँ के लोग कितने शांत हैं। तो इसी तरीके से हमें पता चला मॉरिशस के बारे में। चलिए अब करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ, पंक्तिबद्ध यानी लाइन से, सामंजस्य, मेल, धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाला, मुआवजा, हानि होने पर दिया जाने वाला धन, अधिकांश, ज्यादातर, अनिवार्य, जरूरी, आकर्षित, जो आंखों को लुभाए। चलिए करते हैं उच्चारण करें। कॉम्प्लेक्स, पर्यटकों, ट्रैफिक, कंट्रोल, संयुक्त, संतुलित। चलिए करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें बोलकर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने क्या देखा? हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही लेखक ने देखा कि वहाँ एक बहुत खूबसूरत सड़कें हैं, एक विस्तृत भूखंड है और साथ ही छोटे छोटे पंक्तिबद्ध में नारियल के पेड़ लगे हैं। ख, लेखक ने मॉरिशस के कौन से पेड़ देखे? उन्होंने देखे आम के, गूलर के और पाकड़ के पेड़, साथ ही पीपल, नीम के भी पेड़ देखे। ग, लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार क्यों किया है? लेखक ने गन्ने का उल्लेख बार बार इसलिए किया क्योंकि वहां 90% खेती गन्ने की ही की जाती है। ख, मॉरिशस में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? तो सबसे ज्यादा खेती जो है गन्ने की होती है। ड़, मॉरिशस के तटीय क्षेत्र में कौन से 3 रंग का जल आकर्षण का केंद्र बनता है?
तो काला, नीला और हरे रंग का जल जो है आकर्षण का केंद्र बनता है। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर देने हैं। क, मॉरिशस की आमदनी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मॉरिशस में जो है 90% गन्ने की ही खेती होती है और वो ही उसके आमदनी का मुख्य स्रोत है। ख, मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती क्यों कहा गया है? क्योंकि वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और उसमें बहुत सारी वनस्पतियां हैं, इसीलिए उसे हिंद महासागर का मोती कहा गया है। ग, मॉरिशस में मौसम कितने प्रकार का होता है, उसकी विशेषता क्या है? तो मॉरिशस में जो है सिर्फ 2 प्रकार के मौसम होते हैं, गर्मी और सर्दी, जिसमें नवंबर से लेके अप्रैल तक गर्मी रहती है और मई से लेके अक्टूबर तक सर्दी। और वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम भी दिख जाते हैं। हाँ, मॉरिशस हिंद महासागर के किस छोर पर स्थित है? तो मॉरिशस जो है अफ्रीकी महाद्वीप दक्षिणी पूर्व से 900 किलोमीटर दूर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। ड, मॉरिशस से सड़क पर यातायात संबंधित क्या खास बात है? तो मॉरिशस में सड़क पर यातायात संबंधित कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पे जगह जगह पर ट्रैफिक कंट्रोल बत्तियां हैं और वहाँ कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम है और पैदल चलने के लिए जो है फुटपाथ भी बनाए गए हैं। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल है 520 वर्ग किलोमीटर, 6200 वर्ग किलोमीटर, 2040 वर्ग किलोमीटर या 1100 वर्ग किलोमीटर। तो सही जवाब है 2040 किलोमीटर। ख, लेखक को किस होटल में ठहराया गया? ग्रीन विस्टा, ब्लू ऑर्किड, रेड पास या सनशाइन। तो उन्हें ठहराया गया था ब्लू ऑर्किड में। ग, मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर है बोवासा, बॉर्निस, कोवात्रे या पोर्ट लुई। तो सही जवाब है पोर्ट लुई। ख, मॉरिशस में सर्दी की अवधि रहती है नवंबर से अप्रैल तक, मई से अक्टूबर तक, दिसंबर से जून तक या मार्च से अगस्त तक। तो सही जवाब है मई से अक्टूबर तक। चलिए करते हैं प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मॉरिशस में कोई डैश नहीं बजाता। यहाँ पे आएगा हॉर्न। मॉरिशस में कोई हॉर्न नहीं बजाता। ख, पहाड़ियों पर डैश रुई के फाये जैसे बादल। यहाँ पे आएगा तैरते। ग, समुद्र तटों पर डैश वृक्ष और आसपास डैश वन हैं। झोवा वृक्ष और मनोरम वन। ख, इस देश में जनसंख्या का डैश बहुत कम है। यहाँ पे आएगा दबाव। ड़, मॉरिशस में डैश की पैदावार अधिक होती है। गन्ने की पैदावार अधिक होती है। चलिए करते हैं प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। क, हिंद महासागर का मोती। मॉरिशस। ख, खेती, खेती होती है गन्ना। ग, नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी मॉरिशस सौंदर्य।
घ गुलाम, डच और फ्रेंच लोग। प्रश्न 6, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क मॉरिशस में सांप बिच्छू नहीं होते। सही। ख मॉरिशस कानून के अनुसार पिता की संपत्ति पर कन्या का भी समान अधिकार होता है। सही। ग चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्री तट सुंदर हैं। सही। घ समुद्र तट पर सफेद बालू तथा नीला, काला और हरा जल पर्यटकों को आकर्षित करता है। सही। र यहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए दवाइयाँ और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निशुल्क प्रबंध है। सही। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क संपत्ति, तो इसका होगा आज के समय पे पिता की संपत्ति पर कन्या का पूरा अधिकार होता है। आज के समय पे या में पिता की संपत्ति पर कन्या का पूरा अधिकार होता है। ख क्षेत्रफल, मॉरिशस का क्षेत्रफल 2040 मील वर्ग है। ग संस्थाएं, भारत में अनेकों संस्थाएं हैं या बहुत सारी संस्थाएं हैं। घ न्यूनतम, तो न्यूनतम का होगा भारत में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ड़ निकटतम, तो इसमें लिखेंगे भारत का निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अब करते हैं जरा सोचिए क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, क्या मॉरिशस सचमुच हमवतन सा है? कैसे और क्यों, लिखिए। तो हमने मॉरिशस के बारे में पढ़ा और हमें बताना है क्या मॉरिशस सचमुच हमवतन सा है, कैसे और क्यों। हमवतन मतलब हमारे वतन जैसा। प्रश्न 9, मॉरिशस में आने वाले प्रत्येक भारतीय को अपने पूर्वजों के नाम को अपने नाम के साथ लगाने की प्रथा है। क्या ये प्रथा मानवता और धर्मवाद को चिन्हित करती है? अपना सुझाव अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए।
यानी कि मॉरिशस में जो प्रथा है भारतीयों के लिए कि उनके नाम के आगे उनके उस पूर्वज का नाम लगेगा जो मॉरिशस में पहली बार आया था, क्या ये प्रथा मानवता और धर्मवाद को चिन्हित करती है? इसी बात का हमें सुझाव इस उत्तर में लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 10, शुद्ध वर्तनी। तो बच्चों हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा आशीर्वाद सही से लिखा गया है। तो इसमें है जो सही है वो है तीसरा। ख है श्रृंखला, तो श्रृंखला में हमारा जो है दूसरा सही है। ग है दुर्गति, दुर्गति जो हमारा है पहला सही है। और घ में अंतरराष्ट्रीय जो है हमारा पहला अंतरराष्ट्रीय ठीक है। चलिए करते हैं प्रश्न 11। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि हमें इनके विलोम शब्द बताने हैं। क है निर्दयता, तो इसका आएगा दयालुता। ख है आकर्षण, इसका होगा विकर्षण। ग है सहज, ये होगा असहज। ख है विद्वता, इसका होगा मूर्ख। र है दुर्गति, इसका होगा सुगम। प्रश्न 12, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। का अंग अंग मुस्काना, तो अंग अंग मुस्काने का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो बच्चों इसका वाक्य कुछ इस प्रकार बन सकता है कि बहुत दिनों बाद अपनी बेटी से मिलकर उसके पिता का जो है अंग अंग मुस्कुरा गया। ख छठी का दूध याद आना, इसका मतलब है बहुत कष्ट होना। तो बच्चों इसका वाक्य कुछ इस प्रकार बन सकता है कि केदारनाथ की यात्रा पर चलते चलते सुरेश को छठी का दूध याद आ गया। ग है पांचों उंगलियां घी में होना, तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक लाभ होना। तो इसका वाक्य प्रयोग कुछ ऐसा हो सकता है कि रमेश ने नई दुकान खोली जिससे कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। घ है ईद का चांद होना, ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका वाक्य प्रयोग कुछ ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो ईद का चांद हो गए। प्रश्न 13, दिए गए वाक्यों को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। क मैंने ये दृश्य नहीं देखा, तो इसका होगा मेरे द्वारा यह दृश्य नहीं देखा गया। ख है माली ने फूलों का गुलदस्ता बनाया, तो इसका होगा माली द्वारा फूलों का गुलदस्ता बनाया गया।
क है माँ ने पुत्र को पत्र लिखा, तो इसका होगा माँ द्वारा पुत्र को पत्र लिखा गया। घ है सुरेश फिल्म देख रहा है, तो लिखेंगे सुरेश द्वारा फिल्म को देखा गया। ड़ है यह किताब हमने पढ़ी, तो हम लिखेंगे यह किताब हमारे द्वारा पढ़ी गई। हमारे द्वारा पढ़ी गई। चलिए करते हैं जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 14, तो बच्चों यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए। आपको इन तीनों प्रश्नों के जो हैं उत्तर बताने हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में जो है आपको अपने पाठ में से पढ़कर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे कि क मॉरिशस की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या में से भारतीय कितने हैं और शेष लोग कहाँ के नागरिक हैं। ये तीनों ही उत्तर जो आपको है अपने पाठ में मिल जाएंगे। प्रश्न 15, मॉरिशस तथा भारत में क्या क्या समानताएं तथा असमानताएं हैं, एक लेख द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यानी कि हमने जब पाठ में पढ़ा तो हमें मॉरिशस के बारे में पता चला और भारत के बारे में तो हमें पता है ही। तो मॉरिशस और भारत में क्या क्या समानताएं हैं, यानी कि जो यहाँ है वो वहाँ भी है, ये आपको बताना है इसमें और लिखना है। प्रश्न 16, जनसंख्या और देश की समृद्धि एवं संपन्नता में क्या संबंध है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या और देश की समृद्धि एवं संपन्नता में क्या संबंध है, आपको ये सोचना है और सोच के लिखना है। अब करते हैं जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 17, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता उसकी आन होती है। आप अपने राष्ट्र की आन बान और शान को कैसे बढ़ाना चाहेंगे। यानी कि बच्चों जिस तरीके से किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो व्यक्तिगत रूप से अलग होती है, उसका एक अलग व्यवहार होता है, अलग पहचान होती है, उसी तरीके से हर एक राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता उसकी आन बान जो है शान होती है। और आप अपने जो है देश की आन बान शान को कैसे बढ़ाना चाहेंगे, वो ही आपको इसमें उत्तर देना है। इसी के साथ आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।